अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नावल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए नावल मेरी रूह में बसा है तू की 13वीं किस्त। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की 13वीं किस्त। जरजान ने सर दाएं बाएं मारते उसकी गिरफ्त से अपना मुंह छुड़वाना चाहा था, मगर दिलशेर बिना अपना हाथ हटाए दाएं हथेली से कोन पकड़े इसके दाहिने हाथ पर अपना नाम लिख गया था। जरजान ने हाथ पीछे करने की कोशिश की थी, मगर दिलशेर की धमकी पर वो ऐसा कुछ नहीं कर पाई थी। हाथ एक जगह रखो, अगर ज़रा सा भी हिला तो तुम्हारे हाथों और पैरों की सारी मेहंदी मैंने ख़राब कर देनी है। दिलशेर इसके चेहरे पर लहराती लिट को फूंक मारकर पीछे करता जरजान का दिल लर्जा गया था। वो नहीं देख पाई थी कि दिलशेर ने कहाँ नाम लिखा है। वो अपने होंठों से इसका हाथ हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर दिलशेर अपना काम पूरा करता इसके दोनों हाथों पर अपना नाम लिख चुका था। उसने इतनी महारत से अपना काम दिखाया था कि जरजान कुछ समझ ही नहीं पाई थी। चिल्लाना मत, वरना तुम्हारे घर वाले तुम्हें यहीं से मेरे साथ रुखसत कर देंगे। दिलशेर इसके मुंह से हाथ हटाए उसे वार्न करना नहीं भूला था, जबकि जरजान ने गहरे गहरे सांस लेते अपनी रुकी रुकी सांसें बहाल की थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की और ये घटिया हरकत करने की? नरजान इसे खूनख्वार नज़रों से देखती बिना मेहंदी की परवाह किए उस पर चिपटने ही वाली थी, जब दिलशेर ने इसके दोनों बाजुओं को कोहनियों के ऊपर से थामते इसकी मेहंदी को ख़राब होने से महफूज रखा था। अब ये मेहंदी मेरे नाम की बन चुकी है, अब ये किसी कीमत पर ख़राब नहीं होनी चाहिए। दिलशेर इसका चेहरा अपने करीब लाता धमकी दे गया था, जबकि उसके अंदाज अरजान का दिल दहलाने के लिए काफ़ी थे। क्या मतलब? तब तुम मेरे नाम की मेहंदी क्यों? ये मेहंदी मेरे होने वाले शोहर के नाम की है। तुम मेरे कुछ नहीं लगते, क्यों आए हो तुम यहाँ? आखिरी बात कहते जरजान की आंखें बिल्कुल नम हो चुकी थीं। कभी मेरी मोहब्बत भी रही हो तुम सोचा एक बार तुम्हें इस रूप में देख आऊँ, बाद में पता नहीं जिंदगी मोहलत दे ना दे। दिलशेर की बात पर जरजान का दिल तड़प उठा था। ये शख्स आखिर हर बार अपने मरने की बातें करके इसे अजियत क्यों देता था? तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं चिल्लाऊंगी। मैंने ज़िंदगी में जो खोना था वो खो चुकी हूँ, अब मज़ीद किसी बात का खौफ नहीं रहा। इसलिए इस बार मेरी इस धमकी को जरजान अभी मज़ीद बोल रही थी, जब दिलशेर आगे बढ़ा और इसे अपनी मजबूत बाहों में उठाता उसके रूम के टेरेस की जानिब बढ़ गया था। जरजान की आंखें खौफ के मारे बाहर आने को तैयार थीं। बाहर गेट पर और हवेली की चारों जानिब बहुत सारे गार्ड्स मौजूद थे। जरजान को बिल्कुल समझ नहीं आया था कि ये सरफरा इंसान चाहता क्या है। चिल्लाओ तुम, जितना मर्जी चिल्लाना है चिल्लाओ, यहाँ से आवाज़ क्लियरली तुम्हारे सब घर वालों तक जाएगी। दिलशेर इसे यूं गोद में उठाए टेरेस की रेलिंग के पास आन खड़ा हुआ था। जरजान ने चेहरा मोड़कर दिलशेर की जानिब देखा था, जो उसके इंतहाई करीब था। दोनों की नज़रें मिली थीं। जरजान को अपना दिल बुरी तरह धड़कता मालूम हुआ था। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? वो जब्त के बाद भी जरजान की आंखों से आंसू बह निकले थे। इतनी आसानी से किसी और का होने दूं तुम्हें? दिलशेर इसे नीचे उतारता उंगली की पूरों से इसके आंसू चुन गया था, जबकि इसकी बात पर जरजान का मुंह होंठों की तरह खुले का खुला रह गया। इस लम्हे वो दिलशेर को इतनी हसीन लगी थी कि वह बहुत मुश्किल से खुद पर काबू रख पाया था। मेहंदी और फूलों की खुशबू से महकती वो हसीन दोशीज़ा इस वक्त इसकी दस्तरस में थी। दिलशेर झुका था और उसकी महक अपने सांसों के रास्ते दिल में उतारता चला गया था। जरजान उसके एकदम करीब आ जाने की वजह से घबराकर पीछे हुई थी, जब उसकी नज़र पोर्च में रुकती गाड़ी और वहां से निकलते शख्स पर पड़ी थी, जिसकी तस्वीर भाभी ने इसे इसका होने वाला दूल्हा कहकर दिखाई थी। बारात तो कल थी, तो फिर ये यहाँ क्यों आ रहा था आज? जरजान का दिल खौफ से लरज़ उठा था, मगर वो खौफ सामने खड़े शख्स के खौफ से बहुत कम था। वो इसी जानिब देख रही थी जब दिलशेर को इसकी हरकत बहुत ही नागवार गुजरी थी। इससे जरजान का चेहरा दोनों हथेलियों की गिरफ्त में कैद करते अपने चेहरे के इंतहाई करीब किया था। जरजान की आंखें से गिरते खौफ के आलम में इसकी जानिब देखा था। ये शख्स क्या करने वाला था अब, जब दिलशेर ने इसकी गुलाबी गाल के साथ अपनी बड़ी बड़ी शेप को मुसलता जरजान की आंखें से गिरते खौफ के आलम में इसकी जानिब देखा था। ये शख्स क्या करने वाला था अब, जब दिलशेर इसकी गुलाबी गाल के साथ अपनी बड़ी शेप को मसलता जरजान के गालों को लाल करता उन्हें झुलसा गया था। उनकी चुभन से जरजान किस्मसाती से दूर होने की कोशिश करने लगी थी। उसे शदीद जलन महसूस हुई थी पूरे चेहरे पर। ये उस जलन का जवाब है जो मेरे सामने खड़े होकर तुमने उस शख्स को देखकर मेरे दिल को जो जलाया है। सोचा अगर तुम किसी और की हो गई तो मेरे हाथों कौन कौन जल सकता है। अभी भी एक दिन का वक्त है, सोच समझ कर शादी का फैसला करना। दिलशेर इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता वापस पलटा था। क्या चाहते हो तुम शायद भूल रहे हो कि तुम मुझे छोड़ चुके हो। नरजान को इस वक्त दिलशेर पर बेपनाह गुस्सा आया था। जानता हूँ, मगर तुम नहीं जानते कि मुझे अपनी छोड़ी हुई चीज़ों पर भी किसी का अक्स बर्दाश्त नहीं। और तुम तो फिर मेरी साबका मोहब्बत हो, तुम पर किसी और की निगाह भला कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? दिलशेर इसे देखता वहाँ से निकल गया था, जबकि जरजान को अपना आप पत्थर होता महसूस हुआ था। क्या एक बार फिर इसे अजियत देकर इस शख्स का दिल नहीं भरा था, जो वो इस पर एक नया सितम ढाने वाला था? जरजान आंसू में भीगती वहीं बैठती चली गई थी। अनायशा की सुबह से दिलशेर से कोई बात नहीं हुई थी और ना ही आमना सामना हुआ था। वो मगरिब के बाद रूम से निकल आई थी। पूरा दिन रूम में बैठ कर वो बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, मगर बाहर आकर उसे हर जानिब एक गैर मामूली सी खामोशी सी महसूस हुई थी। क्या हो रहा है ये आज? हैरत अंगेज़ तौर पर सवेली में इतनी खामोशी का राज क्यों है? अनायशा सीढ़ियों के पास खड़ी मुलाजमीन के करीब आती मुलाजमीन को मुखातिब करती बोली थी, जो इस वक्त सर झुकाए खड़ी काफ़ी खौफजदा सी लग रही थी। ये कोई आम खामोशी नहीं है भाभी साईं, इसे हमारी हवेली में तूफान से पहले की खामोशी तस्वर किया जाता है। गजाला वहाँ
बातें अपनी राय का इजहार किए बिना नहीं रह पाई थी, मगर अंदाज उसका भी काफ़ी तशवीशज़दा सा था। क्या मतलब, क्या कुछ हुआ है हवेली में? अनायशा भी इतना ही बोल पाई थी। हाल कमरे से सुनाई देने वाली जागवान जतोई की गुस्से भरी धाड़ और साथ ही किसी गिरने की आवाज़ पर अनायशा का दिल होल उठा था। ये कोई आम खामोशी नहीं है भाभी, ये क्या हुआ है? अनायशा इतनी शदीद आवाज़ पर दिल पर हाथ रखती घबरा कर बोली थी। लगता है सरदार साईं ने असद अदा साईं पर हाथ उठाया है। गजाला फिक्रमंद सी उस जानब दौड़ी थी। मगर क्यों शबनम, क्या हो रहा है अंदर? अनायशा ने इतनी हसीली और ऊंची आवाज़ अगवान की आज तक नहीं सुनी थी। उसका अपना दिल खौफ से भर गया था। न जाने किसने इस जख्मी शेर को फिर से ललकार दिया था। सुबह तो वो इसके पास से बहुत अच्छे मूड में गया था। सरदारनी साईं गजब हो गया। असद साईं मुखालफिन की बेटी को घर से भगा कर ले आए। सरदार साईं इसी हरकत करने वालों को बहुत सख्त सजा देते हैं। अब पता नहीं वो इन दोनों को क्या करते हैं। हम सब लोग बहुत परेशान हैं। सरदार साईं बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। इतने गुस्से में उनकी सुनाई जाने वाली सज़ा हमेशा बहुत दर्दनाक होती है। शबनम रोते रोते उसे सारी कहानी सुनाने लगी, जो सुनते अनायशा भी परेशान हुई थी। असद क्यों भगा कर लाया उसे? क्या सिर्फ दुश्मनी की वजह से? अनायशा को इस बात पर यकीन करने में काफ़ी दुश्वारी पेश आई थी कि इस हवेली के मर्द मोहब्बत भी कर सकते हैं। जी, वो इसलिए कि वो शेरबानो बीवी से बहुत मोहब्बत करते और दुश्मनी की वजह से तो किसी कीमत पर इन दोनों की शादी नहीं हो पानी थी। तो उन दोनों ने ये संगीन संगीन कदम उठाया। असद साईं सरदार साईं की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करना चाहते, मगर शेरबानो के घर वाले उनकी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में सरदार साईं से पूछे बगैर ये सब कर दिया। शबनम हमेशा की तरह हर बात से वाकिफ़ थी और अनायशा को सारी इत्तला देती चली गई। तो तुम्हारे सरदार साईं को चाहिए ना उन्हें सपोर्ट करें। ये क्या बात हुई सज़ा देने वाली? सरदार बिल्कुल साइको है, ना खुद मोहब्बत करनी है ना किसी और को करने देनी है। मैं भी देखती हूँ कैसे अलग करता है ये सरदार इन दोनों को। है ना? पूरे अज़म के साथ हाल कमरे की जानिब बढ़ गई थी। सरदारनी साईं अभी मत जाएं और उन्हें कुछ मत कहें। सरदार साईं इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। शबनम अपनी सरफेरी सरदारनी को एक्शन में आता देख इसे रोकती रह गई थी, मगर अनायशा इसके एक भी सुने बगैर अंदर दाखिल हो चुकी थी। मगर अनायशा का मंजर सामने का मंजर देखकर एक बार फिर इसका दिल भी खौफजदा हुआ था। रागवान गुस्से से बिफरा अपने सामने सर झुकाए खड़े असद पर धाड़ रहा था। असद और हवेली के तमाम अफराद परेशानी से एक जानिब खड़े थे, जबकि शहरबानो एक जानिब मुलाजमीन के बीच डरी सहमी खड़ी थी। साईं, मैं जानता हूँ मैं कसूरवार हूँ, मगर मुझ में मेरे कसूर की इतनी बड़ी सज़ा मत दे। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ शेरबानो से, उसके बगैर नहीं रह सकता। अगर आप इसे वापस भिजवा दें तो वो लोग शेरबानो को ख़त्म कर देंगे। खुदा के लिए इतनी बड़ी सज़ा मत दें। असद रागवान के सामने हाथ जोड़ते गिड़गिड़ाते बोला था, मगर असद समेत सभी जानते थे कि उनका सरदार मोहब्बत के मामले में बहुत ही ज़्यादा संगदिल था। असद को अपनी इस गलती पर माफ़ी मिल पाना नामुमकिन सी बात थी। बिल्कुल ठीक का फैसला है सरदार साईं का। इज़्ज़तों से खिलवाड़ करने वाले को अंजाम यही होना चाहिए। अपने आशिकों के साथ मुंह काला करके भागने वालियों को ज़्यादा ज़मीन में गाड़ देना ही बाकी सबके लिए बेहतरीन सबक है। सफ़ीना बेगम अंदर दाखिल होती है। अनायशा को देख महनाज बेगम के हवाले से इस पर तंज करने से बाज नहीं आई थी, जिन्होंने हवेली में यही मशहूर कर रखा था कि महनाज बेगम को हवेली से भागने में मदद करने वाले उनके भाई नहीं बल्कि उनका कोई नाम नेहाद आशिक था। अनायशा ने हमेशा की तरह इस वक्त भी इनकी बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था, मगर मेरे मुताबिक सरदार साईं का फैसला बिल्कुल गलत है और ना ही मैं इस फैसले को तस्लीम करती हूँ। अनायशा सफ़ीना बेगम और वहाँ मौजूद तमाम अफराद को इग्नोर करती ज़ागवान जतोई के मुकाबिल आन खड़ी हुई थी। इसकी बात पर गुस्से से बिफरे ज़ागवान ने उसे जिस सर्द व वहशतनाक निगाहों से देखा था, अनायशा को अपना हल्क बैठता हुआ महसूस हुआ था। सरदारनी, आप अपने कमरे में जाएं। ज़ागवान ने इसकी इस गुस्ताखी के जवाब में बहुत मुश्किल से अपनी मुठियाँ भींचकर अपने आप पर जब्त रखा था। जरजान को भी रूम में आकर बैठे थोड़ी देर ही गुजरी थी जब भाभी बहुत ही परेशानी में अंदर दाखिल हुई थी। क्या हुआ भाभी? जरजान उनका सफ़ेद पड़ता चेहरा देख बेड से उठकर उनके करीब आई। बहुत बुरी खबर है जरजान, भाभी ने नम आंखों से इसकी जानिब देखा था। तुम्हारे ससुराल वालों ने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया है। अब कल तुम्हारी बारात नहीं आएगी। उनका यही कहना है कि वो इस खानदान में शादी नहीं कर सकते जो सरदार ज़ाकवान जतोई के दुश्मनों में से हों। भाभी का अंदाज बता रहा था कि बाहर इस कदर टेंशन का माहौल होगा। वो गुमसुम सी उन्हें देखने की गई थी। इसे खुद नहीं समझ आ रही थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। सब लोग बहुत परेशान हैं उनके इनकार की करने की वजह से, जो करने की वजह से, जो चाहे जो भी हो, मगर यहाँ के लोग तो सिर्फ यही समझेंगे और मानेंगे कि शायद तुम में ही कोई नुक्स है जिसकी वजह से बारात से ऐन एक दिन पहले शादी टूट गई। हमारे लोगों की जहालत ही ये है। अगर तुम्हारी बारात ना आई तो हमेशा के लिए इस दहलीज पर बैठी रह जाओगी, कोई तुम्हारा हाथ नहीं थामेगा। भाभी की अजीबोगरीब बातें जरजान का दिमाग उल्टा। वो यहाँ के रस्म व रिवाज के बारे में जानती थी, इसलिए शाह से ज़िद करके शहर पढ़ने चली गई थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि वापस इनमें उलझ कर रह जाएगी। जिस इंसान ने इसे इन सबसे निकालने के वादे किए थे वो तो उससे बिल्कुल बेपरवाह हो गया था। भाभी, ये सब क्या है? अगर उन लोगों ने इनकार कर दिया तो ठीक है, नहीं होगी ये शादी, ना ही मुझे किसी से शादी करनी है। आप प्लीज़ अम्मा और बाबा साई से कह दें कि मेरी खातिर किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। कल अगर मेरी बारात नहीं तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनकी शादियाँ नहीं, मेरी भी नहीं होगी। जरजान उकताए हुए लहजे में बोलती अपना सिंगार ख़राब करने ही वाली थी जब भाभी ने उसके सामने
सामने हाथ थामते उसे ऐसे करने से रोक दिया। जरी पागल हो गई हो क्या? ये क्या ओल फोल बोल रही हो? खुदा ना करे तुम्हें उन लड़कियों की जैसी ज़िंदगी गुजारनी पड़े। बिना किसी कसूर के लोगों के नश्तर जैसे इल्ज़ाम सहना आसान नहीं होता। बाबा सही में तुम्हारे अदा साईं कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह कोई हल ज़रूर निकल आएगा। भाभी उसे कुछ भी उल्टा सीधा करने और कहने से वार्न करती वहाँ से निकल गई थी। जरजान अभी वापस बेड पर आनकर बैठी ही थी जब इसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी थी। इसने अनजान नंबर देखकर हैरान होते नोटिफिकेशन ओपन किया था। कहा था ना इतनी आसानी से किसी और का नहीं होने दूंगा। दिलशेर के मैसेज के साथ आए इमोजीज देखकर जरजान तब उठी थी। उसने इस नंबर पर कॉल मिलानी चाहिए थी मगर अब वो नंबर बंद हो चुका था। तो ये सब दिलशेर ने किया है, मगर क्यों? जरजान के पास अभी भी इसको यूं का जवाब नहीं था। सरदारनी आप अपने कमरे में जाएं। जागवान ने इसकी इस गुस्ताखी के जवाब में बहुत मुश्किल से अपनी मुठियां भींचकर अपने आप पर जब्त रखा था। क्यों रूम में जाऊं? इस हवेली की सरदारनी उन दो लोगों की जिंदगी के इतने अहम फैसले में और इस पर एतराज़ उठाने का हक रखती हूँ। अनायशा अंदर से खौफ से लरजते कांपते दिल के साथ अपना लहजा मजबूत बनाती इसके सामने डटी खड़ी रही थी। सरदारनी के अख्तियारात इतने ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है कि वो सरदार के फैसले को चैलेंज कर सके। गुलनाज बेगम को अनायशा का यूं सागवान के सामने जाकर खड़े होना बिल्कुल बहुत गुस्सा दिला गया था। क्या मुझे अपने शोहर से बात करने की इजाज़त है? ये सरदार होने के साथ साथ मेरे शोहर भी हैं। एक सरदारनी होने के नाते ना सही मगर एक बीवी होने के नाते मैं अपने शोहर से सवाल करने का हक रखती हूँ। अनायशा को गुलनाज बेगम का यूं बीच में मुदाखलत करना पसंद नहीं आया था। सरदार सही वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। उनका तरीका गलत है मगर नीयत नहीं। वो दोनों सच्ची मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, इसलिए निकाह करने के इरादे से यहाँ आए हैं। अनायशा सागवान के सामने उन दोनों मोहब्बत करने वालों की वकील बनी खड़ी उनका केस लड़ रही थी। असद ने किदत भरी मशकूर निगाहों से अपनी सरदारनी को देखा था, जो सिर्फ इन दोनों की मोहब्बत की खातिर सरदार जाकवान जतोई के फैसले से टकरा गई थी, जो करने की जुर्रत आज तक कोई नहीं कर पाया था। ये यही समझ रही है हर बार की तरह इसकी ये गुस्ताखी भी माफ़ हो जाएगी। खोला को ये मंजर देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैं नहीं मानता किसी भी मोहब्बत वब्बत को। असद को मेरी सुनाई सज़ा माननी होगी। अगर उसने ऐसा ना किया तो उसका मुझसे और इस हवेली से सारे ताल्लुक हमेशा के लिए टूट जाएंगे। जाकवान सरदुस्पाट एहसास से आ रही अंदाज में अपनी बात कहता वापसी के लिए पलटा था। वो इस वक्त शदीद गुस्से में था। वो अनायशा के सामने अपना आपा नहीं खोना चाहता था, इसलिए वहाँ से जाने के लिए पलटा था, मगर इसका यूं जाना अनायशा भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। सरदार जाकवान जतोई आप यूं नहीं जा सकते, आपको मेरी बात सुननी होगी। अनायशा जाकवान का बाजू थामती से रोक गई थी। जाकवान ने अपने बेकाबू होते गुस्से पर काबू रखते अपनी मुठियां सख्ती से भींच गया था। शबनम गजाल और शमीम बेगम अनायशा को खामोश रहने का इशारा कर रही थी, जबकि हवेली के बाकी मर्द हजरात खामोशी से खड़े इस लड़की को ये दिलेरी मुलाहिजा कर रहे थे। मैंने आपसे पहले भी कहा था सरदार से, मुझे यहाँ की बाकी औरतों की जैसे समझने की गलती मत कीजिएगा। मैं ये जालमाना फैसला बर्दाश्त नहीं करूंगी। असद ने मोहब्बत किया इस लड़की से, वो भला क्यों छोड़ कर आए इसको मौत के मुंह में। हवेली के हर मर्द को अपनी तरह एहसास से आ रही और पत्थर दिल समझ रखा है आपने। खुदा करे आपको भी किससे शदीद मोहब्बत हो और आपको भी ऐसे ही उसे मौत के मुंह में फेंक कर आना पड़े तो मैं आपसे पूछूं। अनायशा उससे मैं भी मजीद भी न जाने क्या के बोलने वाली थी जब इसकी आखिरी बात पर जकवान के तन बदन में आग भड़का गई थी। मुझे इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था वो बात ये लड़की इतनी आसानी से बुला कैसे बोल सकती थी। जाकवान का दिल इस सोच में पर ही लरज़ उठा था कि कभी उसकी मोहब्बत को मौत के मुंह में जाना पड़े। अनायशा जाकवान जतोई पूरी कुव्वत से धड़ता अनायशा पर हाथ उठा गया था, मगर वो हाथ अनायशा के गाल पर पड़ने से पहले ही वो हवा में रोक गया था। जबकि इसका उठा हाथ देख अनायशा के बेयकीनी भरी फटी फटी आंखों से उसे देखा था। बाकी सब ने भी दहल कर अपने दिल पर हाथ रखा था। आज एक बकवास किया सरदारनी, आइंदा अगर ऐसा कुछ भी बोलने की गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाकवान का चेहरा शदीद गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुका था। कनपटी की रगें बाहर को उभर आई थी। आंखें इतनी लाल हो रही थी कि जैसे अभी खून छलक पड़ेगा। अनायशा इसका ये गुस्सा देखकर सहम उठी थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जागवान तो इस पर हाथ उठा सकता है। अनायशा भीगती आंखों के साथ सर को नफी में दाएं बाएं हिलाती और उल्टे कदमों से इसे दूर हुई थी। जागवान अपना उठा हाथ सख्ती से मेजता पहलू में गिरा चुका था। अनायशा की आंखों में अपने हवाले से पनपता खौफ इसको शिद्दत से एहसास दिला गया था कि गुस्से के आलम में वो कितनी बड़ी गलती कर गया है, लेकिन अनायशा के बोले अल्फाज भी इसके लिए काबिल माफ़ी नहीं थे। आप मुझ पर हाथ उठाएं या मेरा गला दबा दें, मगर इस लड़की को मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। इसका निकाह होगा तो सिर्फ असद जतोई से। देखती हूँ तुम जैसे जालिम सरदार कब तक मोहब्बत के दुश्मन बने रहते हो। अनायशा बाज तो अब भी नहीं आई थी। मुलाजमीन में घिरी खड़ी शहरबानों का हाथ थामते इसने मुलाजमीन को दूर किया था। जाकवान के हाथ उठाने के बाद वो बिल्कुल जख्मी शेरनी बन चुकी थी। शहरबानों का हाथ थामे वो वहाँ से निकल गई थी। जाकवान की निगाहों ने दूर तक अपनी बिफरी सरदारनी का पीछा किया था। भाई साहब, मैं बहुत ही उम्मीद और यकीन के साथ ये रिश्ता लेकर आई हूँ और चाहती हूँ आप मेरी बेटी मुझे सौंप दें। इसे बहू नहीं बेशहज़ादी बनाकर रखूँगी। प्लीज़ मुझे खाली हाथ मत लौटाइएगा। मेहरजान कुछ देर पहले ही वहाँ आई थी, मगर उनकी बात सुनकर जरजान के घर वालों पर जैसे शादी मर्ग की सी कैफियत तारी हो चुकी थी। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी इतनी खुशनसीब थी कि मेहरजान अपने गद्दी नशीन बेटे के लिए उनकी बेटी का हाथ मांगने आई थी। बहन जी, आप क्या कह रही हैं? हमें तो यकीन नहीं आ रहा हमारे कानों ने जो सुना है वो सच भी है या नहीं। सैयद यजदान शाह की शादी हमारी बेटी के साथ हमारे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात और क्या होगी। जरजान के बाबा मुश्किल खुद को
बोलने के काबिल करते ही अल्फाज अदा कर पाए थे। आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत मैं हूँ जिसकी बहू ज़रजान जैसी प्यारी लड़की बन रही। आपकी बेटी बहुत प्यारी है। खुदा ऐसी बेटियाँ सबको दे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने मेरा मान रख लिया। मेहरजान पूरी तरह पर्दे में थी, मगर उनकी खुशी से मगलूब आवाज़ वहाँ मौजूद तमाम अफराद तक बआसानी पहुँच पा रही थी। शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए बहन जी। इतने मुश्किल वक्त में आपने हमारी बेटी का हाथ थाम कर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जिसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे। ज़रजान की अम्मा सही उनके करीब बैठती अपनी खुशी पर काबू नहीं रख पाई थी। उन्हें मेहरजान शुरू से बहुत पसंद थी। ये आला नस्ब व अस्ब नस्ब की मालिक मेहरबान खातून अब उनकी बेटी की सास बनने वाली थी। वो कैसे खुश न होती। क्या हम यज़दान बेटे से मिल सकते हैं अभी? ज़रजान के बाबा एक बार अपने दामाद को देख लेना चाहते थे। जी जी भाई साहब, क्यों नहीं, मैंने यज़दान को यहाँ आते ही कॉल कर दी थी, वो बस पहुँचते ही होंगे। मेहरजान के लहजे से उनकी सच्ची खुशी टपक रही थी। वो भी इतना ही कह पाई थी जब यज़दान के बाहर पहुँच जाने की इत्तला मिली थी। ज़रजान के बाबा फ़ौरन उठकर बाहर की जाने बढ़े थे। आखिर कोई इतनी बड़ी शख्सियत उनके घर आ रही थी। एंट्रेंस पर पहुँचते उनकी नज़र यज़दान शाह पर पड़ी थी। इतनी पुरकशिश और बारोब शख्सियत के मालिक इंसान को देखकर उनकी खुशी में मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ था। क्या हम यज़दान बेटे से मिल सकते हैं अभी? ज़रजान के बाबा एक बार अपने दामाद को देखकर लेना चाहते थे। सफ़ेद कलफ लगे सूट में ब्राउन शाल कंधे पर सजाए, इंतहाई कीमती ब्रांडेड घड़ी पहने शाहाना चाल चलता हुआ अपने गार्ड्स के दरमियान गाड़ी से उतरकर सीधा इनके जानिब ही आ रहा था। इसकी घनी मुड़ी हुई मूंछें इसकी शख्सियत को मज़ीद बारोब बना रही थी। ज़रजान के बाबा को वो पहली नज़र में ही बहुत पसंद आया था। उनके करीब आकर सलाम करता वो फासले पर ही रुक गया। ज़रजान के बाबा कयूम खान ने उसको बगलगीर होना चाहा था, मगर इसका खिंचा खिंचा सा अंदाज़ देखकर वो अपना वहम समझकर सिर्फ हाथ मिलाने पर ही इक्तफ़ा कर गए थे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सैयद साहब। कयूम साहब उसकी शख्सियत के मुताबिक बहुत प्रोटोकॉल दे रहे थे। उन्होंने साथ लिए अंदर की जानिब बढ़े थे। अब उनकी फैमिली का हिस्सा बनने वाला था, इसलिए वो इस घर के एक फ़र्द की तरह ही अंदर ले आए थे। जहाँ बैठी तमाम ख़वातीन उसे आता देख अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थीं। सबकी निगाहों में सैयद यज़दान शाह को देखकर ये इश्तियाक उभरा था। इसकी शानदार पर्सनैलिटी सबके लिए मरूब-कुन थी। ज़रजान की भाभी इसकी इतनी अच्छी किस्मत पर दिल से खुश हुई थीं। वो जल्दी से ज़रजान को ये खुशी की खबर सुनाने उसके रूम की जानिब बढ़ गई थीं, मगर वो अच्छे से ये बात जानती थी कि उनकी नंद ने इस खबर पर भी बिल्कुल खुश नहीं होना था। वो अब तक नहीं समझ पाई थी कि ज़रजान आखिर चाहती क्या है। उसे शादी के बाद पढ़ने की और अपनी मर्ज़ी करने की पूरी आज़ादी थी, फिर भी वो नाखुश क्यों थी? क्या नाम है तुम्हारा? अनायशा शेरबानो को अपने साथ लिए गेस्ट रूम में आ गई थी। इसे सागवान पर इतना गुस्सा था कि इसने अपने रूम तक में जाना गवारा नहीं किया था। शहरबानो वो शाल से चेहरा छुपाए खड़ी लड़की शर्मिंदा शर्मिंदा सी बोली थी। मुझे माफ़ कर दें सरदारनी साईं, मेरी वजह से आपकी सरदार साईं से लड़ाई हो गई, मगर मैं और असद साईं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम नहीं रह सकते एक दूसरे के बगैर। मेरे घर वाले ये बात जान गए थे, इसलिए मुझे सज़ा देने के लिए वो मेरी शादी ज़बरदस्ती एक बड़ी उम्र के इंसान से करवा रहे थे, जिसकी पहले से 2 शादी हो चुकी थी। मेरी सगी माँ का इंतकाल हो चुका है, जायदाद में हिस्सा ना देने की खातिर मेरी सौतेली माँ और भाई ये सब करवा रहे थे, इसलिए मुझे फ़रार का ये संगीन कदम उठाना पड़ा। मगर मैं बिल्कुल नहीं जानती कि ऐसा करने से यहाँ सब इतनी परेशानी में पड़ जाएँगे। सरदार सिंह अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। शहरबानो रोते हुए इसे अपनी आपबीती सुना रही थी, जो सुनकर अनायशा का दिल बहुत दुखा था। मगर इसके मुँह से ज़ाकवान की वकालत सुनते ही अनायशा ने फ़ौरन इसकी बात काट दी थी। नहीं, ज़ाकवान जो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मोहब्बत के मामले में तो इंतहाई सफ़ाक इंसान है। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ की बाकी औरतों की तरह इस साई को सरदार की तारीफ़ करने की, वरना उठाकर मैं खुद ही तुम्हें तुम्हारे घर वालों के पास फेंक आऊँगी। आयशा को ज़ाकवान की इस वक़्त इतना गुस्सा था कि वो इसकी ज़रा सी तारीफ़ भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो सारा गुस्सा शहरबानो पर निकाल दिया था। ऐसा कुछ नहीं है सरदारनी साईं, वो मुखालफत सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं कि अफसर साईं के इस कदम से दोनों कबीलों के बीच कभी ना ख़त्म होने वाली जंग छिड़ जाएगी, जिसमें तबाही के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वो सरदार सिंह आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए तो आप उनके सामने इतना कुछ बोल पाईं, वरना हमारे यहाँ मर्द औरत की ज़रा सी ऊँची आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। शहरबानो को इसकी धमकी पर भी ज़ाकवान की वकालत करने से बाज़ नहीं आई थी। एक और मुरीदनी पैदा हो गई इस साइको सरदार की। अनायशा इसी घुड़ती खड़गी के पास जा खड़ी हुई थी। वो किसी भी बात के बारे में कुछ नहीं जानती थी। इसने क्या बदतमीज़ी की तो या क्या गलत बोला था। इस गुस्सा सिर्फ़ ज़ाकवान के खुद पर हाथ उठाने पर आया था। भला वो इतने लोगों के सामने अपनी सरदारनी की इंसल्ट कैसे कर सकता था? अनायशा को वो बात भुलाई नहीं भूल रही थी, और बार-बार ज़ाकवान का उठा हाथ तसव्वुर में आते इसकी आँखें भिगो जाता था। सरदारनी साईं, सरदार साईं बुला रहे हैं आपको। अनायशा भी वहीं खड़ी थी जब शबनम ने अंदर आते डरते-डरते पैगाम दिया था। भाड़ में जाओ तुम और वो तुम्हारा वो सरदार। अब दोबारा अगर उसका पैगाम लेकर यहाँ आई तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँगी। अनायशा इतने ज़ोर से चिल्लाई थी कि शबनम और शहरबानो ने अपने कानों पर हाथ रखे बेसाख्ता अपने कानों के पर्दे फटने से बचाए थे। जी सरदारनी साईं। शबनम बिना मज़ीद कुछ बोले उल्टे कदमों वापस लौट गई थी, जबकि शहरबानो अपना गम भुलाए सरदारनी को देखने लगी थी, जिसके बारे में असद ने जो बताया था, ये सरदारनी उसे कहीं बढ़कर गुस्से वाली थी, और अब अगर ये उनके मामले में पड़ी थी तो मामला अब सुधरने वाला ही था। ये था आज का नावल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जल्दी हाजिर होंगी नावल की अगली किस्त के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।